नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज, लाखों यात्रियों के लिए बनेगा नया हवाई हब। लॉकडाउन की जरूरत नहीं, सप्लाई चेन ठीक रखें, मुख्यमंत्रियों से बोले पीएम मोदी। जोधपुर में गण गौर मेले के दौरान बवाल, मामूली विवाद से शुरू हुआ पथराव। और नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार, जेनजी प्रदर्शन मामले में कड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसे उत्तर भारत के बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्विस ऑपरेटर ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के सहयोग से बने इस प्रोजेक्ट को भविष्य में हर साल 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गेटवे होगा। मौजूदा आईजीआई एयरपोर्ट पहले से ही अपनी क्षमता के करीब काम कर रहा है। ऐसे में ये नया एयरपोर्ट दबाव कम करेगा। सरकार डबल एयरपोर्ट सिस्टम के जरिए भविष्य की बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना बना रही है। इससे क्षेत्र को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मदद मिलेगी। पहले चरण में यह एयरपोर्ट हर साल 12 मिलियन यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा और इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो बड़े विमानों के लिए उपयुक्त है। एयरपोर्ट में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और 24 घंटे संचालन की सुविधा होगी, जिससे हर मौसम में उड़ान संभव होगी। यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थित होने के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। इसे सड़क, मेट्रो और रेल नेटवर्क से जोड़ने की योजना है, जिससे कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। उद्घाटन के 45 दिनों से 2 महीने के भीतर यहां से उड़ान सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। शुरुआत में घरेलू उड़ानें होंगी और 2026 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं शुरू करने की भी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ बैठक की, जिसमें पश्चिम एशिया के हालात और उनके भारत पर संभावित असर की समीक्षा की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि ये बदलती परिस्थितियों से निपटने में मददगार होंगे। पीएम ने सतर्कता, तैयारी और मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को पहले भी ऐसे वैश्विक संकटों से निपटने का अनुभव है। कोविड-19 के दौरान केंद्र और राज्य से मिलकर सप्लाई चेन और अर्थव्यवस्था को संभाला था। टीम इंडिया की यही भावना अब भी सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही उन्होंने साफ किया है कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखना जरूरी है और इसके लिए इंटरियल ग्रुप योजना समीक्षा कर रहा है। उन्होंने आर्थिक स्थिरता, एनर्जी सिक्योरिटी और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया। राज्यों से कहा गया है कि वे जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर सख्त कार्रवाई करें और कंट्रोल रूम सक्रिय रखें। पीएम ने कृषि क्षेत्र, खासकर फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर पहले से तैयारी करने को भी कहा है। उन्होंने अफवाहों और गलत जानकारी को रोकने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि पैनिक की स्थिति न बने। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार को गणगौर के भोलावनी मेले के दौरान एक मामूली विवाद ने अचानक तनाव का रूप ले लिया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। मकराना मोहल्ला लायकान क्षेत्र में हुई इस घटना में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे पूरे इलाके में डर और तनाव फैल गया। मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भीड़ में घुस आए और महिलाओं से टकरा गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार उन्होंने महिलाओं के गहने छीनने की कोशिश भी की। इससे मौके पर मौजूद लोग भड़क गए और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश भी की गई। हालांकि दोनों युवक मौके से भाग निकले और बाद में अपने साथ अन्य युवकों को लेकर भी लौटे। इसके बाद अचानक भीड़ पर पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे हालात और भी बिगड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी बल तैनात किया गया। पुलिस कमिश्नर सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और भीड़ को काबू में किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी भी की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पुलिस ने भक्तपुर के गुंडू स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुए जेनजी प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों से जुड़े मामलों में की गई है। इन प्रदर्शनों में भारी हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 2 दिनों के भीतर 70 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। उस समय देश में ओली की सरकार थी, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद उनकी सरकार गिर गई थी। अब इस मामले में जांच तेज करते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। ओली की गिरफ्तारी को नेपाल की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।
इसी मामले में नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री बालेंग के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसे सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि जेनजी प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर समझौता नहीं किया जाएगा। अगर जांच में ओली दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। नेपाल की राजनीति में ओली एक बड़ा और प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। वे प्रधानमंत्री बनने से पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जैसे अहम पदों पर भी रह चुके हैं। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर विवाद के बीच फिरोजाबाद के एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने फिल्म को देशभक्ति से जुड़ी बताते हुए कहा है कि ये उन लोगों की कहानी है जो देश के सर्वोपरि मानते हैं। अनुज चौधरी अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे और इसके बाद मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संदेश देती है और युवाओं में राष्ट्र प्रेम बढ़ाने का काम भी करती है। उनके मुताबिक ये फिल्म बिना वर्दी के देश के लिए काम करने वाले लोगों को समर्पित है। उन्होंने साफ किया है कि फिल्म में किसी जाति या धर्म की बात नहीं कही गई है, इसे केवल देशभक्ति के नजरिए से देखा जाना चाहिए। फिल्म में अतीक अहमद के किरदार को लेकर उठे विवाद पर भी अनुज चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद एक अपराधी था और जांच में ये साबित हो चुका है, इसलिए फिल्म में उसी तरह से दिखाया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो उसे पहले सच्चाई समझनी चाहिए। उनके अनुसार फिल्म में वही दिखाया गया है जो वास्तविकता और कबूलनामे पर आधारित है। चिरंजीवी ने अपने बेटे रामचरण का जन्मदिन बेहद ही खास अंदाज में मनाया और इसे समाज सेवा से जोड़ दिया। शुक्रवार को रामचरण के बर्थडे पर चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर उनके बचपन की तस्वीरें शेयर की और भावुक संदेश लिखा। उन्होंने बेटी की तारीफ करते हुए कहा कि बचपन से लेकर आज तक उन्हें गर्व महसूस कराते आए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने एक बड़ा सामाजिक कदम भी उठाया। हाल ही में मिले एनटीआर अवार्ड की 10 लाख रुपए की पूरी राशि उन्होंने दान कर दी है। यह राशि उन्होंने समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को दे दी है। इसके साथ उन्होंने बुजुर्गों के साथ समय बिताकर इस दिन को और भी खास बनाया। चिरंजीवी ने सबसे पहले सर्व फाउंडेशन को सहयोग दिया और वहां के 30 बुजुर्गों को आमंत्रित कर उनके लिए भोजन का आयोजन किया। इन बुजुर्गों को कपड़े भी भेंट किए गए और सम्मान के साथ समय बिताया गया। इसके अलावा उन्होंने देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, वाल्मीकि फाउंडेशन और नया श्री फाउंडेशन को भी आर्थिक मदद दी है। ये सेवाएं और संस्थाएं नेत्रहीनों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती है। इस तरह उन्होंने जन्मदिन को सिर्फ जश्न नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। उन्होंने ये कदम समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला माना जा रहा है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।